अहम खबर, 10 दिनों की घमासान हलाकत और तबाहकारी के बीच अच्छी खबर आज आई। रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में आर्जी जंगबंदी का ऐलान कर दिया। रूस ने शहरियों के इनखला के मकसद से इस जंगबंदी का ऐलान किया। मारियुपोल और वोल्नोवाखा शहरों में जंगबंदी का ये ऐलान किया गया। रूस के इस इक़दाम के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में फंसे आम शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा सकेगा। गुज़िश्ता दिनों बेलारूस में यूक्रेन और रूस के दरमियान हुए दूसरे दौर के मुज़ाकरात में शहरियों के निकलने के लिए राहदारी फराहम करने पर इत्तेफाक हुआ था। यूक्रेन के दूसरे शहरों में रूसी और यूक्रेनी फौजियों के दरमियान लड़ाई जारी है। यूक्रेन के शुमाल मशरक़ में वाक़े खार्किव में मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। मशरक़ी शहर सूमी का भी मुहासरा रूसी फौज ने कर रखा है। आज वहां भी गोलीबारी हुई है। इस सब के बीच यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक और फ्लाइट मुंबई पहुंची। इसमें ज्यादातर तलबा ही थे। इन तलबा को किस तरह की मुश्किलात का सामना रहा और यहां पहुंचने में हुकूमत हिंद ने कितनी मदद की, इसकी जानकारी इन तलबा ने मीडिया को कुछ यूं दी। हाँ, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मतलब अभी भी फंसे हुए हैं, तो सिचुएशन हॉरिबल ही होती जा रही है। क्योंकि हम थे तो हमने थोड़ा जल्दी डिसीजन ले लिया, ऐसा मुझे लगता है, वरना आज मैं भी वहीं पे होता और मतलब ये कर रहा होता कि आती गवर्नमेंट की हेल्प तो मैं निकल पाऊँ। तो वही है सर। मेरा नाम आकाश है। आकाश, थैंक यू। हाँ, यूक्रेन गवर्नमेंट ने हमें खाने के मामले में बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि सुपरमार्केट सब बंद थे, तो हमें ब्रेड्स, वाटर, मिल्क सब सप्लाई किया था बंकर्स में हमें। तो वो खाने का तो इशू नहीं था हमें। वॉशरूम्स भी थे बंकर्स में, तो कुछ इश्यूज नहीं था। फिर वहाँ से हम लोग को 28 का जो दिन था, वो वहाँ से हम लोग ने एक्सकेप किया टू द विनित्सिया, दूसरी सिटी में। एंड देन वहाँ से हमें हंगरी में भेजा गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट। एक्चुअली हम यूक्रेन से जब पुतिन के जो न्यूज़ आई थी जबकि मैं न्यूक्लियर वॉर शुरू करूंगा और इजराइल भी यूक्रेन को सपोर्ट करने लगा, यूरोपियन कंट्रीज, तो इसलिए वजह से हम थोड़े डर गए। अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। फिर हो सकता है, कह नहीं सकते क्योंकि आप तो जानते हो। इसी वजह से हमने फिर सीनियर्स ने बस बुक की, तो बस भी नहीं हमें मिल रही थी, तो लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी वजह से बदौलत बस मिल गई हमें, तो हम एग्जिट हो गए वहाँ से। श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट्स अस्पताल को आतिशज़दगी से नुकसान पहुंचने से अस्पतालों में फायर सेफ्टी की कमी अयां हो गई है। अगरचे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का दावा है कि फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ और इक़दाम किए गए, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी उनके दावे की नफी करते हैं। उनका कहना है कि अस्पताल इंतजामिया ने फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की सिफारिशात पर अमल नहीं किया। उन्होंने 2020 में एक फायर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करी थी सारे हॉस्पिटल्स के लिए, और उसके बाद हमने पिछले कुछ महीनों में 3 मीटिंग्स करी हैं। इनफैक्ट 15 दिसंबर को ही हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी ऑडिट रिपोर्ट को लेकर, जहां पर हर हॉस्पिटल का हमने जायज़ा लिया था। हमने उनको कहा था कि आप इंश्योर कीजिए कि आपके यहाँ पूरे जो फायर ड्रिल है वो है, फायर एक्सटिंग्विशर्स और स्मोक डिटेक्टिंग अलार्म्स, ये सारे हमने इनको कहा था इंश्योर करने के लिए। और आपने देखा होगा कि हमारे कर्मचारी जो थे, हमारे साथी जो थे, उन्होंने बहुत इफेक्टिवली इसको कॉम्बैट किया है। कल फायर ऑडिट आपने किया था इनका? बिल्कुल। उसमें क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी, क्या वो लागू हुई थी? बिल्कुल, मैंने इस अस्पताल की जिक्र की थी, इसमें अभी नहीं हुआ है, ये कोशिश में है कि वो हम करेंगे। इसमें हमने फायर एक्सटिंग्विशर का लिखा था कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। उसके साथ साथ ऐसे अस्पतालों में इनबिल्ट फायर सेफ्टी सिस्टम्स, यानी फायर हाइड्रेंट, होज, रियल होज और डिटेक्शन सिस्टम, डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, यानी जब भी कहीं पर आग लग जाए हमें पता चल जाएगा कंट्रोल रूम में, सो दैट वी कैन एक्टिवेट आवर इनबिल्ट फायर सेफ्टी सिस्टम्स। तो वो अभी इस अस्पताल में नहीं है। जो पुरानी अस्पतालों की यहाँ इमारत हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनमें आग से बचने का कोई इंतजाम नहीं है। ये अब साफ हो गया है और सरकारी तौर पे इसकी तस्दीक भी हुई है। तो अब इससे आगे क्या? चैनल्स पे मीडिया के जरिए इस बार कई बार इस मामले को उजागर किया गया। अगर अब भी सरकारों की या जो ओहदेदार हैं उनकी नींद नहीं खुलती, तो फिर इन हादसों को
कोई नहीं टाल सकता। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के सांबा में मंसर रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जख्मी शख्स ड्राइवर बताया जा रहा है। मेहलवकीन में 3 खवातीन भी शामिल हैं। कार के 300 फीट गहरी खाई में गिरने की वजह से ये हादसा पेश आया। डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता का कहना है कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मेहलवकीन के अहल खाना को 1 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। देखिए, ये अभी तक जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं उसके मुताबिक ये एक फैमिली है। मुश्ताक अहमद भट्ट सरपंच हैं, ये ब्राश शंगुस अनंतनाग ज़िले में, और इनकी फैमिली फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर, ये अमृतसर में ये फैमिली 2-3 महीने से वहाँ रह रहे थे किसी इलाज के सिलसिले में। तो उसके बाद ये इनके जो ब्रदर हैं इकबाल, वो उनको लेने गए थे। तो साथ में उनके एक फ्रेंड साकिब, वो भी गए हुए थे, और इस गाड़ी में ये सब लोग ट्रैवल कर रहे थे। और साथ में एक उनके शायद कोई, अभी हमें एग्जैक्टली अभी पता नहीं चला है, कोई एक और जान पहचान के कोई शायद गाड़ी में ही अमृतसर से इनके साथ आए हैं, मोहम्मद अकबर चौहान नाम से, जो कि अभी तक हमें पता चला है एक आधार कार्ड उनका मिला है, उसमें काजीकुंड के वो बता रहे हैं रेजिडेंट हैं। तो इस सिलसिले में मेरी डीसी अनंतनाग से भी बात हो गई है और डीसी कुलगाम, जो जहां काजीकुंड के जो रेजिडेंट हैं उनके लिए। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें ये 5 जो लोग हैं उनकी वो दे आर नो मोर। उसमें ये जो लोग हैं 5 लोग हैं, जिसमें मैंने अभी नाम बताया, और एक साकिब जो हैं वो सर्वाइव कर गए हैं, इनको माइनर इंजरीज। सांबा मानसर में बरारानीपुरा अनंतनाग के फौशुदा अफराद के रिश्तेदारों ने की चौपर लाने का इंतजामिया से मुतालबा किया। लवाकिन का कहना है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के बंद होने से लाशों का उनके आबाई घर पहुंचना अभी नामुमकिन है, इसीलिए इंतजामिया को इस हवाले से खातिर ख्वाह इक़दाम उठाने चाहिए। उधर हादसे की खबर फैलते ही मेहलवकीन का पूरा इलाका मातम कना है, लोग काफ़ी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील कर कि डेड बॉडी अगर एयरलिफ्ट दिहिव तुम तो यह ग बड़ बेहतरीन कि रोड ब्लॉक। यह रिक्वेस्ट कर कि ये दुनिया या गांव प्रारन थी सोरे प्रारन परेशान सारी अजाब आयाल सोरे वनकस पेमुत। अगर एयरलिफ्ट ग वातन युत यह ग बड़ बेहतरीन। ये बच्चे परेशान, खानदान सोरे परेशान, गांव परेशान, लिहाजा कर अगर जल्दी पहन वात करो युद कफन नफन इंतजाम तो मेहरबानी कर इंतजाम कर हवाई सर्विस के सूचतन तो वातन पन घर पन्निस घर। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके सांबा जिले में हुए हादसे में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मेहलवकीन के अहले खाना के साथ उन्होंने इजहार ताज़ियत किया और जख्मी शख्स की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर लगातार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में तकरीबन 6,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अरसे में 11,651 अफराद शिफायाब हुए हैं। जारी आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 289 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 63,878 हैं। उधर टीकाकरण मुहिम के तहत 178,55,66,940 अफराद को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। वक्त एक ब्रेक का। वाराणसी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने अपोजिशन पर जमकर निशाना साधा। गुंडागर्दी, मनचले, माफिया,
भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवैध कब्जे देने वाली गौर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, जो सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार का भला करे, क्या ऐसे लोगों का आप साथ देंगे क्या? जो गौर परिवारवादी है, इनका साथ दोगे क्या? साथियों, ये गौर परिवारवादी की एक खास आदत है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं बोलते वही करते हैं। अब मुझे बताइए, ये गौर परिवारवादियों ने कभी अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वो दंगे करवाएंगे? लिखा था, लेकिन किया क्या? दंगे कराना इनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इन्होंने 5 साल दंगे ही दंगे करवाए। अवैध कब्जे और लूट खसूट इनके घोषणा पत्र में नहीं था। इनकी यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही। स्कूलों, थानों, दफ्तरों में भाई भतीजावाद, कर्मचारियों का शोषण, ये उनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इस पर इन्होंने मन से, पूरी ताकत से काम किया। आज एक तरफ डबल इंजन का डबल बेनिफिट है, जिसका लाभ यूपी का हर नागरिक उठा रहा है। और यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 5 साल में हमने आपके लिए बहुत कुछ किया। 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट तकसीम करने का भी दावा किया। हमने पिछले 5 साल के अंदर 5 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी और भाइयों बहनों 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया। अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक नौजवान को भाइयों बहनों नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार करेगी। आज इसीलिए आपके पास आए हो भाइयों बहनों। टैबलेट, स्मार्टफोन हम आज दे रहे हैं हर नौजवान को। समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है। हमने तय किया है 10 मार्च के बाद अब सरकार बनेगी। अब भाइयों बहनों 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट, स्मार्टफोन फ्री में उपलब्ध कराएंगे और कोचिंग खर्चा आएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए ये सारा खर्चा सरकार उठाएगी। आप मुझे बताइए, पूरा क्षेत्र पेयजल के संकट से गुजरता था, पानी की किल्लत होती थी। अप्रैल मई तक पहुंचते पहुंचते लोगों के सामने भारी संकट आता था। आज तो भाइयों बहनों भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हर घर नल योजना के माध्यम से हर घर को शुद्ध पेयजल, आरओ का पानी हर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाती है ना। और यही नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए यहां के लोगों को भागना पड़ता था दूर, लखनऊ, दिल्ली। अब तो हमने मेडिकल कॉलेज आपके सोनभद्र में ही दे दिया है। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। दूसरे क्षेत्र में हमने ITI दिया है, तमाम अन्य संस्थाएं दी हैं। और आज मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं। आपने सुना होगा, हमने तय किया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु जाति, अति पिछड़ी जाति के हर उस परिवार को जिसके पास अपना मकान नहीं है, उसको मकान उपलब्ध करवाने का काम भी हम लोग करेंगे।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के सरोजा जश्न उर्दू में ख़वातीन मुशायरे का खास इनेकाद किया गया। भोपाल के रविंद्र भवन में दिन में मुनक़िदा ख़वातीन मुशायरे में मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से आई शायरात ने शिरकत की और अपने बेहतरीन कलाम से यहाँ मौजूद सामीन को खूब महसूस किया। ख़वातीन मुशायरे की सदारत के फ़राइज़ रायसेन की मुमताज़ शायरा सबिया सदफ ने अंजाम दी, जबकि भोपाल की मुमताज़ नाजिमा डॉक्टर अंबर आबिद ने अपनी निज़ामत के मुनफरिद अंदाज से ख़वातीन मुशायरे के हुस्न को ही दुबाला कर दिया। एक नज़्म से मैं शुरुआत करूंगी। ये नज़्म मेरे दिल के बहुत करीब है। नज़्म कुछ यूँ कही थी कि वो कौन है जो खामोशियों को समझ सकेगा, क्या वो कौन है जो खामोशियों को समझ सकेगा, वो कौन है जो दिलों की हालत को जान लेगा। अगर हो कोई बताओ मुझको तुम्हारे गम को बस एक पल में खुशी बना दे, तुम्हारे आंसू को मुस्कुराहट में बदल दे फौरन, तुम्हारे आंसू को मुस्कुराहट में बदल दे फौरन। कोई नहीं था, कोई नहीं है, कोई नहीं था, कोई नहीं है, यकीन कर लो, यकीन कर लो, बस एक खुदा है जो लामका है, वही क्या अच्छा पढ़ रही है। चाल कुछ और भी चलनी है समझदारी से, ठीक सब होगा नहीं एक गिरफ्तारी से। एक तरह दुनिया ने दरियाफ्त किया है तुमको, एक तरह दुनिया ने दरियाफ्त किया है तुमको, ये जो सामान मिला है मेरी अलमारी से। क्या बात है। बीच रास्ते में मुझे छोड़ के जाने वाले, क्या अच्छा शेर पढ़ रही है। एक तरह दुनिया ने दरियाफ्त किया है तुमको, ये जो सामान मिला है मेरी अलमारी से, और बीच रास्ते में मुझे छोड़ के जाने वाले, मुझको नफरत है तेरे शहर की हर गाड़ी से। क्या बात है। यौम आलमी ख़वातीन के मौके पर आकाश फाउंडेशन ने NDMC के साथ मुआहदा किया है। आकाश फाउंडेशन अब NDMC के 28 स्कूलों में लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन तकसीम करेगी और उन्हें सैनिटरी नैपकिन के बारे में भी आगाह करेगी। आकाश फाउंडेशन के सदर जयदीप मंडल ने कहा कि अक्सर ख़वातीन ना तो माहवारी से होने वाले मसाइल के बारे में बात करना चाहती हैं और ना ही वो इसके बारे में जानती हैं, और आज तक बहुत सी ख़वातीन कपड़ा इस्तेमाल करती हैं। कपड़े कई बीमारियों की वजह बन सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की वजाहत के लिए आकाश फाउंडेशन काफ़ी अरसे से काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसी महिला दिवस के उपलक्ष्य में आकार फाउंडेशन NDMC के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जो कि 28 स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन्स मुफ्त बांटे जाएंगे। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि महामारी के दौरान बच्चियां स्कूल नहीं आती, तो उन्हें बताया जाएगा कि किस तरीके से मेंस्ट्रुअल जो हेल्थ होती है उसके बारे में बात करनी है, किस तरीके से उनको समझाया जाएगा और जागरूक किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएँ और सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करें। क्योंकि सैनिटरी नैपकिन्स के इस्तेमाल के साथ ही आप स्वस्थ भी रह सकते हैं और आसानी से अपने स्कूल में भी आ सकते हैं। तो आकार फाउंडेशन ने ये बीड़ा उठाया है और NDMC के साथ एक टाई अप किया है कि उनके 28 स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन्स बांटे जाएंगे। जयदीप मंडल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो कि आकार के फाउंडर हैं, तो उन्हीं से हम बात करेंगे। जयदीप जी, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है और आप लोगों ने NDMC के साथ 28 स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन बांटने के लिए एक टाई अप किया है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग 10 साल से इसमें काम कर रहे हैं। हम लोग जो सैनिटरी पैड बनाते हैं वो कंपोस्टेबल है। हम लोग इंडिया का इकलौता सैनिटरी पैड है जो सर्टिफाइड कंपोस्टेबल है, पेटेंटेड भी है। तो इसका मतलब ये है कि यूज़ करने के बाद जैसे सारे इसमें पैड में प्लास्टिक रहता है, केमिकल रहता है, इसमें कोई भी नहीं है ऐसा कुछ, तो ये खाद बन जाता है। आप जब इस्तेमाल करके इसको कंपोस्ट कर सकते हैं, खाद बन सकता है, तो इसके लिए ये एनवायरमेंट से एकदम पोल्यूट नहीं करता। तो जयदीप जी का तो कहना है कि जो महिलाएं हैं उनको जागरूक करना है, पुरुषों को जागरूक करना है कि, और आप उनके हाथ में देख रहे हैं कि आनंदी सैनिटरी नैपकिन जो महिलाओं के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि हमने देखा कि महिलाएं जो हैं इस विषय पर ही बात नहीं करना चाहती या कभी कभी उन्हें इतनी हेजिटेशन होती है कि वो चाहकर भी बात नहीं कर पाती हैं। क्या नाम है आपका? अलीना। अच्छा, आप यहाँ पर आई हैं और सैनिटरी नैपकिन के बारे में समझती हैं? क्या उम्र है आपकी? 13 साल।
तो घर में कभी किसी ने बताया है आपको ये पैड्स के बारे में? नहीं बताया है आपको। तो आप यहाँ पर समझने आए हैं क्या चीज है ये? तो अरीना की उम्र बेहद कम है, वो नहीं समझती। आप बताइए, आप तो समझती होंगी कि क्या है और कितना जरूरी समझती हैं सैनिटरी नैपकिन को? बहुत जरूरी है मैम, इसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कपड़ा पहले आदमी इस्तेमाल कर उससे इन्फेक्शन होता था, बीमारी बहुत तरीके के होते हैं, इसलिए अब ये बहुत अच्छा चीज़ हो गया है। तो आपको लगता है कि महिलाओं को इस्तेमाल करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए महिलाओं को। आप बताइए कि आपके हाथ में भी हैं ये पैड्स, और जो बच्चियां हैं हमारे घर की नई बच्चियां जो जिनको अभी शुरू हुई है ये पीरियड्स की प्रॉब्लम, तो कितना ज़्यादा फायदेमंद ये रहता है? क्योंकि पहले हमने देखा कि महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करती हैं। मेरी बच्ची है 12 साल की और ये सबसे बेहतर है। मैं उसके लिए ज़्यादातर यही चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र में ही हो जाती है। बायजूस यंग जीनियस के सीजन 2 में हमने ऐसे कई बच्चों से मुलाकात की जिन्होंने छोटी उम्र में बड़े कारनामे अंजाम दिए। इस हफ्ते हम आयुष शंकरन, जशीष नारंग और जय जसवंत से मिले। आइए देखते हैं। कोडिंग से हमें बहुत प्यार है और हम कोडिंग की वजह से ही दोस्त हैं। हमारी लाइफ कोडिंग के आसपास रिवॉल्व करती है। मेरा नाम आयुष है और मैं 11 साल का हूँ। और मेरा नाम जशित है, मैं 11 साल का हूँ। जनरली आप देखेंगे इनके उम्र के बच्चे गेम्स खेलते हैं, पर उनको वो गेम्स को मॉडिफाई करना, उसको बेहतर बनाना बहुत अच्छा लगता है। इनका ये डेडिकेशन और लव फॉर टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये लोग 2 साल कंसेक्यूटिवली MIT हैकाथॉन जीत पाए हैं। जब हमें अवार्ड मिलते हैं हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत हम इंकरेज होते हैं कि हम और एप्स बनाएं और सोसाइटी को अवेयरनेस दिलाएं। हम बड़े होके एक कंपनी खोलना चाहते हैं जिसमें ये ओनर होगा और मैं को-फाउंडर। मेरी पार्टनरशिप होगी 51% और आयुष की 49%। I am Jay Jashwant, I am 12 years old and I am a youngest Foxtrot swimmer. Foxtrot is a 30-kilometer water channel between India and Sri Lanka. It takes a great amount of endurance, mainly to swim constantly for such long time. I did a record timing 10 hours 30 minutes to complete. We saw his hard work and dedication in his practice. In 2019 second Nationals Open Water Championship, he got a gold medal from Tamil Nadu. After the gold medal, he swam across the Foxtrot and break Putrol Assurance record and become a youngest Foxtrot swimmer in the world. I want to continue swimming professionally and reach great height like my idol Mr. Michael Phelps. My dream is to represent India in Olympics and I also want to become defense officer. Genius, young genius.